जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था डायमेंशन फॉर्मूला, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किए थे उसका यूज क्या है, तो आज जो है हम वही देखने वाले, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र गोहिल। वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। हम जो भी डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो उसका यूज क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम इसको क्यों फाइंड करते हैं, बिकॉज इसके कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे इसका पहला एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कि जैसे क्या होता है कि एक क्वांटिटी और बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज जो आपस में रिलेटेड होती है। ठीक है, उनकी कुछ इक्वेशन होती है, जैसे फोर्स की कुछ इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी की कुछ इक्वेशन होती है। वैसे क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पे लॉस पढ़ते हैं ना, उसमें इक्वेशन होती है, और इक्वेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। हमें ये देखना है कि वो रिलेटेड कैसे है, ओके, हाउ दे आर रिलेटेड, उनकी इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन फाइंड करने में डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है। जो सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई सी भी इक्वेशन लिख देंगे तो वो इक्वेशन सही होगी, वहां पे कुछ रूल्स है। ओके, देयर आर सम रूल्स। अब वो रूल्स फॉलो होते तभी हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन सही हो सकती है, अदरवाइज वो इक्वेशन सही नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू इक्वेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन फिजिक्स। तो वो इक्वेशन सही है कि नहीं, वो हम फाइंड करते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another। अब जैसे मुझे क्या करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वैल्यू फाइंड करनी है, कन्वर्जन फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव फोर्स, प्रेशर, उसका मुझे फाइंड करना है कि एसआई की जो वैल्यू है एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है। जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर फॉर लेंथ, 1 kg इज 1000 ग्राम फॉर मास। वैसे ही जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनमें वो अलग अलग जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें रिलेशन क्या है, वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। सो दिस आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। इसका यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी। पहला एप्लीकेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x दैट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से a, b एंड c। x इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिपेंडिंग ऑन a, b, c। अब a के ऊपर डिपेंड करिए तो a की पावर कुछ भी हो सकती है, इट मे बी हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, 2। ओके, तो उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली में वो पावर कितनी है। जैसे मैं बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज इक्वल्स टू हाफ mv², तो वहां पे मास की कुछ पावर है, v की कुछ पावर है, तो एक स्पेसिफिक पावर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी में बोलता हूं k इक्वल्स टू हाफ mv², तो फिक्स है कि मास की पावर 1 ही आएगी और स्पीड की पावर 2 ही आएगी, इसके अलावा कोई दूसरी पावर पॉसिबल है ही नहीं। सो इन एवरी इक्वेशन देयर इज अ यूनिक रिलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिक अमाउंट ऑफ पावर्स। तो हमें इसेंशियली वही फाइंड करना है कि ये पावर की वैल्यू है वो कितनी है। तो यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि x इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडिंग ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज a, b एंड c। तो यहां पे मैं बोलूंगा x इज डिपेंडिंग ऑन कुछ पावर होगी, तो मैं बोलूंगा x, लेट्स से x इज डिपेंडिंग ऑन a विथ पावर p। ओके, कुछ पावर होगी जो हमें फाइंड करना है। b के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो मैं बोलूंगा b की पावर q। c के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो मैं बोलूंगा c की पावर r। इन तीनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे मिला x डिपेंड्स ऑन a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, q एंड r। तो अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, एक डायमेंशनल
एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाऊंगा, इट विल बी अ कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू k a की पावर p b की पावर q एंड c की पावर r। तो अब मैं क्या करूंगा कि आई विल इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ द LHS एंड RHS, और मैं क्या करूंगा यहां पे वैल्यू फाइंड कर लूंगा p q और r की। क्योंकि क्या होगा यहां पे डायमेंशंस मैं LHS और RHS के इक्वेट करूंगा तो यहां पे कुछ मास की पावर आएगी और यहां पे कुछ मास की पावर आएगी। अब यहां पे कुछ मास की पावर आएगी वो नोन होगी, यहां पे कुछ होगा वो अननोन होगा इन टर्म्स ऑफ p q r। तो यहां पे कुछ इक्वेशन बनेगी जिसको हमें सॉल्व करना है टू गेट दी अननोन वैल्यूज। ठीक है, देखिए कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे गिवन है कि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो होता है t, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ द पेंडुलम m, सेकेंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, length of the pendulum L, and third acceleration due to gravity, acceleration due to gravity G। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ML and G। फाइंड इक्वेशन और एक्सप्रेशन, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ T इन टर्म्स ऑफ M, L and G। ये तो यहां पे हमें बोला है कि टाइम पीरियड जो है मास, लेंथ और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ पावर होगी, मास की कुछ पावर होगी, लेंथ की कुछ पावर होगी और जी की कुछ पावर होगी। तो सेम मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, तो मास की कुछ पावर होगी, तो मैंने उसको बोल दिया ए। मुझे फाइंड करना है ए की वैल्यू कितनी है, ए इज अननोन, आई कैन टेक एनी अननोन, पी क्यू आर भी मैं ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूं, तो मैंने ए ले लिया। ओके, अब मास जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो लेंथ की पावर बी ले ली। मास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जी की पावर ले ली मैंने सी। अब इन तीनों को कंबाइन कीजिएगा तो मिलेगा आपको T डिपेंड्स ऑन m की पावर a, L की पावर b एंड g की पावर c। ABC की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां पे एक लगेगा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया k, T इक्वल्स टू m की पावर a, L की पावर b, g की पावर c। अब मुझे यहां पे वही फाइंड करना है कि एक्चुअली एबीसी की वैल्यूज क्या है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशंस को मैं इक्वेट कर दूंगा। जैसे यहां पे टाइम जो है, दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है t1, k इट इज, यहां पे इन दिस केस k इज अ डायमेंशनलेस, इट इज अ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा कुछ, ठीक है, वो उसका कुछ डायमेंशन कितना है 0 0 0 है। ओके, तो यहां पे हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे m0 L0 T0 आएगा एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो वो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहां पे होगा मास की पावर a, मास मतलब m1 की पावर a। लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, सिंपली लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो हो जाएगा L1 की पावर b। ओके, और यहां पे g की पावर c, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना है L1 t-2 उसकी पावर c। अब आप देख सकते हैं कि जो LHS और RHS जो है वो सेम है तो डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। ओके, तो डायमेंशन LHS और RHS के मैं इक्वेट करूंगा। अब जैसे यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे M0 है और LB 0 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं M0 L0 T1, यहाँ पे मास की पावर 1 इंटू ए इज a, लेंथ की पावर b और c, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे 1 इंटू बी इज b, 1 इंटू सी सी, और पावर b प्लस सी हो गई लेंथ की, और टाइम की पावर कितनी है -2c, ऐसा। अब आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें LHS में कुछ मास की पावर है, RHS में सबकी पावर है। तो मैं सबसे पहले मास की पावर इक्वेट करता हूं, जैसे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यहां पे 0 है तो यहां पे भी 0 होना चाहिए, सो इट विल बी 0। b प्लस सी, यहां पे लेंथ की पावर है b प्लस सी और यहां पे 0, तो b प्लस सी भी हो जाएगा 0। और यहां पे टाइम की पावर -2c है और यहां पे टाइम की पावर 1 है, तो मैं लिख सकता हूं -2c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -12। यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, c इक्वल्स टू -12, b -12 इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं एबीसी की वैल्यू आ गई।
यहां पे अब मुझे क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करना मेरा मेन मोटिव नहीं है, मुझे एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो मुझे एबीसी की वैल्यूज मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा के मास की पावर ए 0, लेंथ की पावर बी हाफ, जी की पावर सी माइनस हाफ। तो यहां पे जो है टाइम पीरियड की इक्वेशन हो जाएगी के एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ। ये तो यहां पे टाइम पीरियड जो हो जाएगा के रूट एल बाई जी, हाफ इज द स्क्वायर रूट पावर हाफ। और ये जो के है एक्चुअली इट इज अ कांस्टेंट, बट उसकी वैल्यू हमें ना डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। सो मैं क्या करूंगा कि मैं लिख दूंगा के इज अ कांस्टेंट विच कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो फाइनल आंसर में मैं ये लिख दूंगा कि के इज अ कांस्टेंट विच कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। और यहां पे जो है के की वैल्यू होती है 2 पाई। ओके, अगर आप याद भी नहीं रखते तो भी चलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। यहां पे इन दिस केस के जो होता है वो 2 पाई होता है। तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये जो है हमने रिलेशन निकाल लिया बिटवीन टाइम पीरियड एंड एम एल एंड जी। अब ये जो एप्लीकेशन है उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे द वेलोसिटी v ऑफ अ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वेवलेंथ लैम्बडा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v। जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव है वो डिपेंड कर रहा है 3 चीजों के ऊपर। सबसे पहले है यहाँ हमारे पास वेवलेंथ लैम्बडा, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमें फाइंड करना है कि जो वाटर वेव v है उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो सेम मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ की कुछ पावर होगी, लेट्स से उस पावर को मैंने बोल दिया a। जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है यहां पे डेंसिटी के ऊपर, तो डेंसिटी की पावर कुछ मैंने बोल दिया b, दैट इज अननोन विच वी हैव टू फाइंड। एंड जो स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी पावर को मैंने बोल दिया c। अब तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा v इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर a, डेंसिटी की पावर b और g की पावर c। जब हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो यहां पे कांस्टेंट लगेगा, इसको मैंने बोल दिया k। तो ये हो गया लैम्बडा की पावर a, डेंसिटी की पावर b और g की पावर c। k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो मुझे यहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वेटिंग dimensions of LHS and RHS, dimensions of LHS and RHS। अब LHS है स्पीड का डायमेंशन क्या होता है L1 T माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं M0 L1 T माइनस 1 ऐसे। K इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इन दिस केस इट विल बी डायमेंशनलेस। तो K हो जाएगा M0 L0 T0। वेवलेंथ है तो लेंथ ही ना, वेवलेंथ इट इज अ वेवलेंथ इज अ लेंथ। ओके, वेवलेंथ इज अ लेंथ। तो यहां पे लेंथ जो है उसका डायमेंशन हो जाएगा L1 की पावर a। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका डायमेंशन होता है M1 L-3 की पावर b। g इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है L1 T-2 की पावर c। तो यहां पे जो हो जाएगा LHS का डायमेंशन हो जाएगा M0 L1 T-1 और RHS जो हो जाएगा, यहां पे मास की पावर b है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो ये हो जाएगा मास की पावर b, 1 इंटू b इज b। लेंथ की पावर यहां पे a -3b प्लस c, यहां पे हो जाएगा a, यहां पे हो जाएगा -3b और प्लस c। यहां पे टाइम की पावर यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे है -2c ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे LHS में डायमेंशन नोन है, RHS में है कुछ पावर्स हमारे लिए अननोन है। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 इक्वेट करूंगा। जैसे यहां पे मास की पावर b, यहां पे मास की पावर 0 है, तो मैं लिखूंगा b को 0। यहां पे टाइम की पावर -2c, यहां पे टाइम की पावर यहां पे -1 है, तो ये हो जाएगा -2c इक्वल्स टू -1, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऐसे।
यहां पे लेंथ की पावर कितनी है a माइनस 3b प्लस सी, और यहां पे लेंथ की पावर कितनी है 1, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अब यहां पे b इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। a प्लस सी की वैल्यू हाफ है, इट इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल्स टू यहां पे हाफ हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन हमें मिल गया कि v जो है दैट इज इक्वल्स टू k लैम्बडा की पावर a, लैम्बडा की पावर कितनी है a, तो लैम्बडा की पावर हो जाएगी हाफ। डेंसिटी की पावर b की वैल्यू है 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, और g की पावर c है, c की वैल्यू है हाफ, तो g की पावर हो जाएगी हाफ। तो v इक्वल्स टू आया k रूट लैम्बडा इंटू जी, वेर k इज अ proportionality constant which can be found experimentally। अब इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से भी हमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है कि टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द मास। मतलब हमारे पास वेलोसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ v से, टाइम जो है उसको मैं लिख देता हूं t से, और फोर्स जो है उसको मैं लिख देता हूं f से। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें बोला गया है कि इट इज वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स। हमें जो है फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स। ओके, हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द मास इन टर्म्स ऑफ द गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर दिया है, इट इज वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स। तो ये जो है इट इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करना है कि जो मास है, मास को मैंने बोल दिया लेट्स से इट इज m, तो मास का जो डायमेंशन आएगा वो वेलोसिटी की कुछ पावर आएगा a, टाइम की कुछ पावर आएगी b, और फोर्स की कुछ पावर आएगी c। हमें फाइंड करना है कि पावर क्या है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसकी कुछ पावर्स जो होती है वो हमें लिखनी है। ओके, तो यहां पे भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे कि लेट्स से मैंने इसको ऐसे लिख लिया, जैसे यहां पे मास जो है उसका डायमेंशन हमें स्पीड के टर्म्स में लिखना है, तो उसको मैंने लिख दिया यहां पे उसकी पावर a। टाइम के टर्म्स में लिखना है तो उसकी पावर b, और फोर्स के टर्म्स में उसकी पावर c। तो हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मास है, तो मास का डायमेंशन में क्या लिखूंगा m1। यहां पे वेलोसिटी है v, स्पीड और वेलोसिटी इट इज सेम डायमेंशन, तो यहां पे वेलोसिटी की पावर a, L1 t माइनस 1 की पावर a। टाइम इट इज सिंपली अ टाइम, ओके, टाइम इज अ, यहां पे तो टाइम की पावर 1 उसकी पावर हो जाएगी b, और फोर्स जो है उसका डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t माइनस 2 उसकी पावर है c। ऐसे तो यहां पे मैं कंबाइन करके लिख लेता हूं, यहां पे m1 है तो यहां पे लेंथ और टाइम 0 0 है, यहां पे मास नहीं है, यहां पे मास नहीं, यहां पे मास की पावर 1 की पावर c है, तो ये हो जाएगा मास की पावर c। यहां पे लेंथ की पावर a, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे c है, तो ये हो जाएगा a प्लस c। टाइम की पावर यहां पे -1 इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा यहां पे प्लस b, और यहां पे हो जाएगा -2c। ये तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन बनी इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, की सेम तरीके से हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन ना फाइंड करके हमें सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे c है, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ c इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे लेंथ की पावर a प्लस c है, यहाँ पे 0 है, तो a प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 0, c इक्वल्स टू 1 है तो a इक्वल्स हो जाएगा माइनस c विच इज इक्वल्स टू -1। टाइम की पावर यहाँ पे है -a प्लस b माइनस 2c, और यहाँ पे कितनी है 0 है, ऐसे हो गया। तो -a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू माइनस है तो -a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, प्लस b -2c, -2 इंटू c इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू हो गया 1। ऐसे तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ मास आएगा, मास का डायमेंशन आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी की पावर a, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी की पावर a की वैल्यू कितनी है -1, इट इज -1। फिर है टाइम की पावर b, तो टाइम की पावर b है, b 1 हो जाएगा, और फोर्स जो है उसकी पावर c है, तो फोर्स भी हो जाएगा 1। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, मास का डायमेंशन इट इज
v की पावर -1, t की पावर 1 और f की पावर 1. So this becomes the dimension formula of the mass in terms of the force, time and velocity. अब एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे गिवन है इन द इक्वेशन p इक्वल्स टू EL स्क्वायर m की पावर -5 g की पावर -2 where E, M, L, G denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Prove that P is a dimensionless quantity. हमें यहाँ पे गिवन है कि P it is given by this equation where E is the energy. E जो है एनर्जी है और उसका जो डायमेंशन है यहाँ पे ये है m1 l2 t-2. L इज द एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-1. मास जो है यहाँ पे मास जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 l3 t-2. तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ EL स्क्वायर बाय m⁵ एंड g का स्क्वायर. हमें इसको डायमेंशन लेस प्रूफ करना है विच इज इक्वल्स टू P. तो E जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l2 t-2. एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 l2 t-1 का स्क्वायर अपॉन मास की पावर 5 और g का स्क्वायर, g जो है विच इज m-1 l3 t-2 का स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में मैं सॉल्व करता हूं. तो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, दिस मास की पावर 1 की पावर 2 है, तो हो जाएगा m, यहाँ पे हो जाएगा 3 ऐसे. यहाँ पे लेंथ 2 है और यहाँ पे 4 है, तो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 6. यहाँ पे टाइम -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा -4. ओके. यहाँ पे मास की पावर 5 है और यहाँ पे मास की पावर -2 है, तो 5 - 2 ये मास की पावर हो जाएगी 3. यहाँ पे लेंथ की पावर 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे टाइम की पावर -2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -4. तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका डायमेंशन सेम है. सो दिस बिकम्स m0 l0 t0. Hence we can say that P is a dimensionless quantity. P is a dimensionless quantity. ठीक है. जो डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन है इज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी एक्सप्रेशन. अब देखिए इस चीज का मतलब क्या है. हम जो है मास में मास को ही ऐड कर सकते हैं, मास में कभी वेलोसिटी या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी ऐड नहीं कर सकते. दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब वो दोनों क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे. ओके, जैसे मास में मैं मास ही ऐड कर सकता हूं, मास में कभी वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकता, फोर्स में कभी एनर्जी ऐड नहीं कर सकता. ओके, आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि r इक्वल्स टू ax² प्लस by², ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम ax² में by² ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है r. मतलब यहां पे ax² और by² ये दोनों जो है ना, इट शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. इट शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. अब अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन जो है हर एक का भी सेम होना चाहिए. मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी ही होना चाहिए. ठीक है, मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए. अगर हम फोर्स में फोर्स ऐड करते तो रिजल्टेंट भी फोर्स ही होता है. वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो रिजल्टेंट भी वेलोसिटी ही होता है. तो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें हर एक टर्म जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए. मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए. ओके, सो ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशन, तभी हम जाके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके,
और ऐसा जरूरी नहीं है कि डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम होता है तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, ठीक है। ये जो है इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि r इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, उसमें डायमेंशन r का, ए एक्स स्क्वायर का और बी वाई स्क्वायर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट और वैलिड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी। मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ओके। हम ये जो कंसिस्टेंसी चेक करते, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, ओके। देखिए कैसे, जैसे फॉर मैं बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू ए, वेर के इज अ काइनेटिक एनर्जी, वेर के इज अ काइनेटिक एनर्जी, m is mass, v is speed and a is acceleration। तो हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है इट इज वैलिड और इनवैलिड, इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है दैट इज m1l2t-2। मास जो है उसका तो डायमेंशन फॉर्मूला में पता है, इट इज m1 सिंपली। स्पीड जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1t-1 और एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1t-2। अब हमें यहां पे चेक करना है कि हमें LHS का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो यहां पे हर एक टर्म जो है, अगर मैं बोलता हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और ये भी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो हर एक टर्म जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए और इसलिए हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो मैं चेक करता हूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ। हाफ इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, हाफ इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसका डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा। मास दैट इज m1, वेलोसिटी का स्क्वायर L1t-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m1 l2 t-2। ये मतलब आप बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अब हमें चेक करना है m इंटू ए, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m इंटू ए इज m1, एक्सेलरेशन इज L1t-2 विच इज इक्वल्स टू m1 L1t-2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L2 t-2 LHS, और RHS में दो जो टर्म्स है दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है, ओके। डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग है, मतलब इससे ये चीज तो फिक्स है कि फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो मतलब ऐड नहीं कर सकते, तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं सिंस द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन अबोव expression is not same, hence the equation is invalid or inconsistent, okay। this is the step to check the consistency of any equation। अब जैसे इस एप्लीकेशन को कैसे समझते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, तो उसमें हमें चेक करना है कि ये जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एंड थर्ड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v जो है इट इज फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और t जो है वो टाइम है, ओके। अब ये जो इक्वेशन आपको याद होगा शायद कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेता हूं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ L1, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है L1t-2। ये v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t-1, ओके। और t जो है वो टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है t1। ये
तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं फॉर इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब डायमेंशन ऑफ v और u का सेम है, v और u का डायमेंशन सेम है, जैसे v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे देखना है a इंटू टी, ये टर्म का डायमेंशन देखना है। तो डायमेंशन ऑफ a इंटू टी ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है L1 t माइनस 2 और टाइम होता है t1 विच इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ a t इज सेम, मतलब हर एक टर्म का यहां पे डायमेंशन सेम है। तो ये जो इक्वेशन है इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ओके, सेकेंड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब v का स्क्वायर जो होगा ये होगा L2t माइनस 2। यहां पे जब v यहां पे स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे पावर जो है वो डबल हो जाएगी, L2t माइनस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर। v स्क्वायर और u स्क्वायर जो है उसका डायमेंशन सेम होगा बिकॉज दे आर बोथ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। मुझे फाइंड करना है 2as का डायमेंशन फॉर्मूला। 2 इट इज अ डायमेंशनलेस, a जो है वो है L1t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट L1 तो ये आ जाएगा L2t माइनस 2। तो आप देख सकते हैं यहां पे v स्क्वायर का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन और 2as का डायमेंशन सब सेम है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ओके, इट इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन। जो थर्ड इक्वेशन है वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है l, ut का डायमेंशन कितना है, u इज वेलोसिटी L1t माइनस 1 इंटू t इज टाइम t1, तो ये आया L1। हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, हाफ ए टी स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ का डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस, a इज L1 t माइनस 2। ओके, टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, तो ये आया L1। मतलब आप चेक कर सकते हैं जैसे s का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का l है, ut का भी l है और हाफ ए टी स्क्वायर का भी l है। तो यहां पे जो है हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है, s इक्वल्स टू ut इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, हेंस it is dimensionally consistent, this equation is dimensionally consistent। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है कि सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है या नहीं। अगर सेम है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ओके, दिस इज अ डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे टॉर्क है और एनर्जी है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है लेकिन वो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। So this dimensional consistency, it is a necessary condition for any equation to be valid. It is not the sufficient condition. अब ये जो कंसिस्टेंसी चेक करने वाला जो एप्लीकेशन है इसको थोड़ा सा हम घुमा के भी देख सकते हैं कि हर एक टर्म जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, फॉर एनी इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, in any expression the dimensions of each term must be same, the dimensions of each term must be same। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो हर एक टर्म जो है उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, तो इस चीज को देखिए अप्लाई कैसे करते हैं कि जब भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो हमें जस्ट ये चेक करना है कि हर एक टर्म जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां से हम एक अननोन चीज जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पे गिवन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन द बिलो इक्वेशन। f इक्वल्स टू है a रूट x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, t इज टाइम, एक्सिस पोजीशन। ओके, तो यहां पे ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो फोर्स का होता है ये होता है m1 L1 t माइनस 2।
तो मैं बोल सकता हूं यहां पे डायमेंशंस ऑफ a इंटू रूट एक्स मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू फोर्स विच इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म के डायमेंशन को मैं इक्वेट कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे रूट एक्स, अब एक्स जो है वो यहां पे क्या है, पोजीशन। अब पोजीशन का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सिंपल है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, इट इज लेंथ। तो मैं बोल सकता हूं कि दो पोजीशन को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें लेंथ मिल रहा है, तो इंडिविजुअल भी क्या होना चाहिए, लेंथ। पोजीशन जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है इट इज इक्वल टू दैट ऑफ द लेंथ यहां पे। तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स यानी रूट एल मस्ट बी इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2। तो यहां पे जो है आप बोल सकते हैं कि जो a है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, रूट l है, मैं उसको उस साइड लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा m1 l हाफ t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द a। सिमिलरली जो है मैं यहां पे बोल सकता हूं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ bt स्क्वायर। f और bt स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2 इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इंटू टी स्क्वायर। तो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी m1 l1 t माइनस 4। दिस इज हाउ वी चेक द डायमेंशंस ऑफ द अननोन क्वांटिटीज इन द एक्सप्रेशन। हमें बस क्या करना है कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हर एक टर्म जो है उसके डायमेंशन को हमें इक्वेट करना है, देन वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द एनी अननोन क्वांटिटी। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें गिवन है वैन डर वाल्स इक्वेशन है। दिस इज अ वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है उससे अभी हमें कोई इतना मतलब नहीं है, विल स्टडी लेटर ऑन। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जो है इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, बस आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी दो चीज ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन दोनों के डायमेंशंस को सेम कर दीजिए, तो आपका जो अननोन है ना उसका डायमेंशन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो मैं यहाँ पे प्रेशर और ए बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि पी और ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है कि नहीं। अब पी जो है वो प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2। वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट इज l क्यूब। ओके, तो यहां पे मैं P जो है इट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू a बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज l क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां पे इट विल बी l टू द पावर 6 और ये सामने जाएगा तो यहां पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू m1 l5 t माइनस 2। दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। दूसरा, अभी हमें b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो b कहां पे है, यहां पे है, और वॉल्यूम में से b को माइनस कर रहे हैं, वॉल्यूम में से b को माइनस कर रहे हैं। आप सोचिए जब माइनस कब कर सकते हैं, जब दोनों जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि v और b का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो यहां पे मुझे मिला डायमेंशंस ऑफ a विच इज m1 l5 t माइनस 2 एंड डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू l क्यूब। अब यहां पे अगर ये क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, a बाई बी, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, a और b का तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है, हम जो है उसमें a इंटू बी करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट द डिजायर्ड डायमेंशन। अब जो अननोन टर्म्स है उसके डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, y is position, t is time, x is distance, find the dimensions of a, omega and k. Okay,
Second equation is p equals to b minus x square by at. P is power, t is time, x is position. Find the dimensions of a and b. Third equation is x equals to a sin omega t plus phi. यहाँ पे x position है, t time है. Find the dimensions of omega, phi and a. This example is a good example. तो इसमें कैसे अप्लाई कर दे, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया. अब सोचिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक कोई सा भी हो, तो साइन ऑफ अंदर जो होगा वो तो क्या होगा, एक एंगल ही होगा, है कि नहीं. जो साइन या कॉस या टेन, कॉट जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर एंगल ही हो सकता है. और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो है m0 l0 t0, मतलब वो डायमेंशनलेस है. ओके, अब जैसे पहली एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स. ओके, ये जो है एक नंबर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एक नंबर है. सो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस. ओके, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी होता है वो एक नंबर देता है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है, और सिंपली एक नंबर होता है विदाउट एनी यूनिट, इज अ डायमेंशनलेस. तो ये जो है ये डायमेंशनलेस है, मतलब y और a का डायमेंशन सेम होगा. डायमेंशन ऑफ y और a जो है वो सेम होगा. y जो है वो यहां पे गिवन है पोजीशन है. पोजीशन क्या होता है, लेंथ L1, बिकॉज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है कि नहीं. मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ है. ओके, हम बोलते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L है. तो इनिशियल पोजीशन हो या फाइनल पोजीशन हो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L ही होना चाहिए. ओके, तो यहां से मुझे मिल गया A का डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज L. ओके, अब यहां पे साइन के अंदर जो भी टर्म है वो एक एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं. साइन, कॉस, टेन, कॉट जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर जो भी टर्म्स है वो एक एंगल रिप्रेजेंट करता है. तो ओमेगा टी जो है वो क्या है, इट इज एंगल. और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, m0 l0 t0. अब ओमेगा इंटू टी इज m0 l0 t0. ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ओमेगा इज t माइनस 1, ऐसे ओमेगा इज t माइनस 1. सिमिलरली जो k इंटू एक्स है वो भी एक एंगल है, और एंगल क्या हो जाएगा, m0 l0 t0. तो k जो है हमें फाइंड करना, x जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज L1, इट इज इक्वल्स टू m0 l0 t0. तो यहां पे k जो हो जाएगा ये हो जाएगा L माइनस 1, ऐसे. तो यहां पे अननोन जो डायमेंशंस है वो मिल गए फर्स्ट एक्सप्रेशन में. अब देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई a इंटू टी. अब इसको मैं यहां पे आप देख सकते हैं कि b और एक्स स्क्वायर दोनों एल्जेब्रिकली रिलेटेड है. b माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये दो जो क्वांटिटीज है वो माइनस हो रही है. अब माइनस होने का मतलब क्या, ये दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए. तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. जैसा मैंने बताया जब भी प्लस माइनस दिखे तो सबके डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम कर दीजिए. अब यहां पे ये इक्वेशन में एक्स पोजिशन है, पोजिशन इज L और यहाँ पे स्क्वायर है तो b का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर. लेकिन अब जो है यहाँ पे मुझे a का डायमेंशन कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूं, b बाई ए टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी. ये पावर है, ये भी पावर होना चाहिए, ये भी पावर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए टी भी पावर होना चाहिए. यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर का डायमेंशन पता है, a का फाइंड करना है, t का मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई a इंटू टी. p जो है इट इज पावर m1 l2 t माइनस 3, एक्स स्क्वायर जो है वो है l2 और a जो है हमें फाइंड करना है, t जो है वो t. तो यहां पे जो a का डायमेंशन हो जाएगा इट विल बी m1, यहां पे l2 l2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 l0 t माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a. ओके, अब जो बात आती है थर्ड एक्सप्रेशन की. थर्ड एक्सप्रेशन में हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू जो है इट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव. x इज अ पोजिशन, t इज टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, फाइव एंड a. ओके, तो यहां पे अब देखिए कि ओमेगा t प्लस फाइव दोनों ऐड हो रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर है.
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर है। अब हमें पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसके अंदर एंगल होता है, तो ओमेगा टी भी एंगल है और फाई भी एंगल है। ओके, तो फाई इज अ एंगल और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0। ओमेगा इंटू टी इज ऑल्सो एंगल, m0 l0 t0। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, यहां पे मैं बोल सकता हूं ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां पे टी का डायमेंशन सामने जाएगा, टी इज डायमेंशन ऑफ टी इज t1। ये जब सामने जाएगा तो ये हो जाएगा m0 l0 t-1 और सिंपली t-1, ये ऐसे। अब बचा x और a, ये जो पूरा टर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और ये जो होता है सिंपली होता है एक नंबर विदाउट एनी यूनिट। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है इट रिप्रेजेंट्स ओनली अ नंबर, इट गिव्स ओनली नंबर विदाउट एनी यूनिट। तो ये जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। मतलब क्या कि x और a का डायमेंशन सेम होगा। द डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। x क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे पोजीशन है तो a भी पोजीशन होगा, सो उसका जो डायमेंशन है वो होगा l1। तो इस तरीके से हम जो है वो अननोन टर्म्स के डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें जो है थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस याद करने हैं कि जब भी कोई चीज प्लस माइनस होती है तो आप उसका डायमेंशन इक्वेट कर दीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर हमेशा एक एंगल होता है विच इज डायमेंशनलेस, ठीक है। चाहे वो कोई पावर हो, जैसे 2 की पावर समथिंग है तो उसमें भी एक नंबर होता है, इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। दिस आर द रूल्स जिससे हम जो है वो अननोन टर्म्स के डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। जैसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS है, MKS है, SI सिस्टम है। तो मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम जो है डायमेंशन की हेल्प से यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसका यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट जो है वो भी हम इजिली डायमेंशन फॉर्मूला या सिर्फ डायमेंशन से फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी मैथड। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास वेलोसिटी है, ओके, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है L1 T-1 ऐसे। तो सपोज अगर मुझे फाइंड करना है CGS यूनिट, तो CGS में लेंथ जो होता है वो मेजर होता है सेंटीमीटर में और टाइम जो होता है वो होता है सेकंड में। और यहाँ पे जो भी पावर है रिस्पेक्टिव पावर में यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे लेंथ की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लेंथ है सेंटीमीटर में तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। टाइम यहाँ पे सेकंड में है, यहाँ पे टाइम की पावर -1 है तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। दिस बिकम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट। अब अगर सपोज मुझे इसका SI यूनिट फाइंड करना है, SI यूनिट, तो यहां पे लेंथ जो हो जाएगा वो मीटर में हो जाएगा और टाइम जो है वो सेकंड में हो जाएगा। सेम पावर, रिस्पेक्टिव पावर्स जो है लेंथ, मास, टाइम जो भी है उसकी रिस्पेक्टिव पावर्स जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो अगर मुझे MKS यूनिट फाइंड करना है वो भी क्या होगा, लेंथ मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो सेम आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो है कंसिडर करते हैं लेट्स से एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है ये होता है L1 T-2। अब मुझे जो है इसका CGS यूनिट फाइंड करना है तो CGS यूनिट कैसे फाइंड करूंगा मैं, लेंथ अगेन सेंटीमीटर, पावर यहाँ पे लेंथ की कितनी है 1 है तो यहाँ पे भी पावर में 1 लगाया। टाइम जो है यहाँ पे सेकंड में मेजर होता है, टाइम की पावर -2 है तो यहाँ पे भी -2 पावर आई, ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते। मुझे SI यूनिट फाइंड करना है। एक्चुअली SI और MKS जो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जनरली क्या होता है कि MKS यूनिट जो होता है ना उसी को स्पेसिफिकली नेम दे देते तो SI यूनिट बन जाता है। और वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में नेम नहीं होता है। जैसे कुछ कुछ में ही नेम होता है, फोर्स में होता है, मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए यहाँ पे SI जो है ये क्या हो जाएगा, लेंथ जो होगा मीटर में, टाइम जो होगा वो सेकेंड और यहाँ पे पावर -2 विच इज इक्वल्स टू मास पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MKS में भी क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये। अब जैसे फोर्स है, अब देखिए फोर्स में नेमिंग कैसे होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2 ये।
अब अगर मुझे इसका सीजीएस यूनिट फाइंड करना है तो सीजीएस इट इज मास की पावर 1, मास इज इन ग्राम की पावर 1, लेंथ सेंटीमीटर की पावर 1, टाइम सेकेंड की पावर -2. दिस बिकम्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड डाइन. अब सीजीएस को नाम दे दिया. हर एक क्वांटिटी में सीजीएस को नेमिंग नहीं करते, कुछ कुछ क्वांटिटीज है जहां पे नेमिंग करते. और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डाइन. अगर मुझे इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है तो एसआई में मास जो है वो आएगा केजी में पावर 1, लेंथ जो है वो आएगा मीटर में. जैसे मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकेंड पावर -2, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को बोलते हैं न्यूटन. ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो है ना ये एमकेएस यूनिट भी है. अब इसी को बोल दिया न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो हो जाएगा एसआई यूनिट. अब जैसे अनदर फिजिकल क्वांटिटी है वो है एनर्जी, एनर्जी और वर्क. ओके, और उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये होता है m1L2T-2. ओके, m1L2T-2. तो यहां पे सबसे पहले अगर मुझे सीजीएस यूनिट फाइंड करना है तो मास है तो मास आएगा ग्राम में पावर 1, लेंथ का पावर 2 है, लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड में. तो ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी को ही बोलते हैं अर्ग. ओके, दिस इज कॉल्ड द अर्ग. प्लीज डू नोट दैट कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दिस इज सीजीएस यूनिट नहीं है, सीजीएस यूनिट अर्ग है. हाँ, इसकी वैल्यू जो है ना इट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर जो है मुझे इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है तो मास केजी में आएगा पावर 1, लेंथ मीटर में आएगी पावर 2, टाइम सेकेंड में पावर -2 विच बिकम्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसी को बोलते हैं जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल जे. न्यूटन जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होता है, जूल जो है कैपिटल जे से रिप्रेजेंट होता है. अब जो एसआई यूनिट इसका जूल है, ठीक है, जो वर्क है या एनर्जी है, कोई से भी टाइप की एनर्जी हो, इट में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क, उसका जो एसआई यूनिट है वो जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ग है. ओके, वैसे ही फोर्स को हमने सीजीएस यूनिट का नाम है डाइन, एसआई यूनिट का नाम है न्यूटन. हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम ये यूज करेंगे. ठीक है, अगर हम न्यूटन को ब्रेक करेंगे इट विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जूल को ब्रेक करेंगे इट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, उसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं. जैसे मेरे पास एक सबसे सिंपल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करता हूं लेंथ. लेंथ मेरे पास 2 मीटर है, इसको मैं 200 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं और 0.002 किलोमीटर भी मैं बोल सकता हूं, है कि नहीं. इसी लेंथ को मैंने सेंटीमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर दिया और किलोमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर दिया. अब आप सब में देखिए कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो उसमें एक नंबर होता है, हर एक में एक नंबर होता है. फिजिकल क्वांटिटी को हम जब भी लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं तो एक नंबर होता है और साथ में होता है दूसरा यूनिट, साथ में एक और होता है यूनिट. जब दोनों चीजें होती है तभी जाके फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली रिप्रेजेंट होती है. जैसे यहां पे लेंथ है, मैंने 2 मीटर लिखा, 200 सेंटीमीटर लिखा और यहां पे 0.002 किलोमीटर लिखा. अब सबकी जो वैल्यू है 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 0.002 किलोमीटर सब सेम है. अब देखिए सब में नंबर भी चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया, लेकिन हर बार जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा. इसको मैंने N1 बोल दिया, यूनिट 1 इज मीटर, नंबर 2 इज 200, यूनिट 2 इज सेंटीमीटर, नंबर 3 इज 0.002 और यूनिट इज किलोमीटर. तो अब बोल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल के तरीके से बताया, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. चाहे आप कोई से भी सिस्टम में कन्वर्ट करें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और इसी को हम अप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर. देखिए कैसे. अब यहां पे कन्वर्ट कैसे करना है कि यहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए एक सिंपल सा एक रिलेशन देखिए कैसे निकालते हैं. जैसे मुझे पता है कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2.
Okay, n1 u1 is equals to n2 u2, where n1 is the numerical value in system 1, n2 is the numerical value in system 2, u1 is the unit in system 1, u2 is the unit in system 2. Okay, अब जो है यहाँ पे u1 को कैसे हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मास की पावर a, लेंथ की पावर b और टाइम की पावर c. मैंने यहाँ पे m1, l1 और t1 लिखा है. m1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मास इन सिस्टम 1, लेंथ L1 जो है इट रिप्रेजेंट्स लेंथ इन सिस्टम 1, T1 जो है इट रिप्रेजेंट्स टाइम इन सिस्टम 1, और A, B और C क्या होगी, कुछ पावर्स आएगी. जैसे डायमेंशन फॉर्मूला में मास की कुछ पावर होती है, लेंथ की कुछ पावर होती है, टाइम की कुछ पावर होती है, वो सिंपली पावर है. और U2 जो है वो क्या हो जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C. What is M2? It is the mass in system 2. Length L2, it is length in system 2. T2 is time in system 2. तो यहां पे N1 U1 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 U2. तो मैं यहां पे N2 की वैल्यू निकाल सकता हूं. N2 क्या हो जाएगा, इट विल बी N2 हो जाएगा N1 U1 बाई U2 विच इज इक्वल्स टू N1 U1 कितना है, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C. तो ये हो जाएगा N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C. सिंपली वेर M1 एंड M2 आर द मास इन सिस्टम 1, सिस्टम 2, L1 L2 लेंथ है, T1 T2 टाइम है. अब इसी को देखिए अप्लाई कैसे करते हैं इन न्यूमेरिकल. द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 60 डाइन पर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट. हमें जो है यहाँ पे गिवन है कि जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो है वो है 60 डाइन पर सेंटीमीटर. अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है. फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट. तो ये जो है ये हमारा गिवन क्वांटिटी है. ओके, ये गिवन है और हमें फाइंड करना SI यूनिट जो है उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है. ओके, वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू. तो यहाँ पे जो नंबर 1 है, जो इसको मैंने बोल दिया इट इज अ यूनिट 1 एंड दिस इज नंबर 1. ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो फर्स्ट सिस्टम है वो 60 है और इसका जो यूनिट है वो है डाइन पर सेंटीमीटर. जो मुझे SI सिस्टम में फाइंड करना है उसको मैंने बोल दिया N2 न्यूमेरिकल वैल्यू को, और जो यूनिट 2 है दैट इज न्यूटन पर मीटर, क्योंकि डाइन का SI यूनिट जो होता है कन्वर्जन करेंगे तो न्यूटन आएगा, सेंटीमीटर का मीटर में आएगा. ये तो मुझे क्या करना है, SI यूनिट जो है उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैं क्या यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. जैसे सरफेस टेंशन आपको पता है कि सरफेस टेंशन जो है उसका फॉर्मूला आप यहां से भी निकाल सकते हैं. डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स M1 L1 T-2 अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज लेंथ विच बिकम्स M1 T-2. ये आ गया. तो यहां पे देख सकते हैं मास की पावर यहां पे आई 1, टाइम की पावर आई -2, लेंथ की पावर कुछ भी नहीं है. मैं यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. क्या N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C. अब यहां पे मास की पावर 1 है तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. M1 बाई M2 की पावर 1, L1 बाई L2 लेंथ यहां पे कुछ भी नहीं है तो L1 बाई L2 0 हो जाएगा. ओके, सॉरी पावर 0 हो जाएगी, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. T1 बाई T2 की पावर कितनी है, T1 बाई T2 की पावर कितनी है, -2. ये अब पहला जो है वो आप देख सकते हैं डाइन. डाइन जो है CGS यूनिट है. CGS में आप देख सकते हैं कि मास को यहां पे पहला यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर विच इज अ CGS. अब CGS यूनिट जो होता है उसमें मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में. तो M1 कितना हो जाएगा, ग्राम, और M2 कितना हो जाएगा, kg. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं N2 इक्वल्स टू N1 ग्राम पर kg की पावर आएगी 1. और CGS हो या SI हो, टाइम जो है हमेशा सेकंड में मेजर होता है तो यहां पे भी सेकंड आएगा, यहां पे भी सेकंड आएगा, इट विल बी पावर -2. ये तो यहां पे जो N2 हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू N1 ग्राम, और kg को मैंने लिख लिया 1000 ग्राम. तो ये ग्राम ग्राम कट हो जाएगा. अब मुझे N2 फाइंड करना है. N1 की वैल्यू कितनी है, N1 इज 60 और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ -3.
तो दिस बिकम 6 इंटू 10⁻²। तो ये ऐसे प्रोसीड करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है, यूनिट 1, नंबर 2 एंड यूनिट 2। फिर क्या करना है, यहां पे सरफेस टेंशन का मैंने डायमेंशन लिख लिया, तो ये इक्वेशन हम लगाएंगे, N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। ठीक है, वो ABC कहां से मिलेगा, डायमेंशन फॉर्मूला से मिलेगा। मैं यहां पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, मास इन सिस्टम 1, सिस्टम 1 इज सीजीएस में मास होगा ग्राम में, तो मैंने ग्राम सब्स्टिट्यूट किया। सिस्टम 2 इज SI, केजी सब्स्टिट्यूट किया। T1 T2 टाइम है, अब टाइम सेकंड में ही होता है तो वो तो सेकंड अपॉन सेकंड 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपली हो जाएगा ग्राम पर केजी। और मैंने फाइनली क्या करूंगा, सिंपली केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे मुझे मिल गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। सो मैं बोल सकता हूं 60 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.06 विच इज 6 इंटू 10⁻² इन न्यूटन पर मीटर और 0.06 इन SI यूनिट। These are required answer. इसी एप्लीकेशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन एंड 12 जूल इज हाउ मच अर्ग। हमें जो है न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है। अब न्यूटन जो है वो SI यूनिट है, ओके, डाइन जो है वो CGS यूनिट है। जूल जो है दैट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी एंड अर्ग इज द CGS यूनिट। तो सबसे पहले जो पहला वाला पार्ट है, हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो सिस्टम 1 है वो है SI और जो सिस्टम 2 है वो है CGS। तो यहाँ पे मास जो है वो होगा केजी में, लेंथ जो है वो होगा मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में होगा। CGS में जो मास है M2, यहाँ पे मैं M1 L1 T1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M2 विच इज ग्राम, L2 सेंटीमीटर एंड T2 सेकेंड। सेम इक्वेशन लगाऊंगा मैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 जो हमने पहले डिराइव की थी। तो हमें यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाइन में निकालनी है, तो हमारा N2 जो है वो अननोन है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 U1 बाई U2। N1 जो है वो है 1, U1 बाई U2 ये मैं ऐसे लिखूंगा M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, where A, B, C are the powers of the dimension। अब ये जो है फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू है -2। तो N2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 इंटू M1 kg बाई ग्राम की पावर की A की वैल्यू है 1, L1 मीटर बाई सेंटीमीटर की पावर जो है 1 और टाइम दोनों में सेकंड में है, ऐसे। अब यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं 1 इंटू केजी को मैं लिख दूं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, मीटर बाई सेंटीमीटर, मीटर को मैंने लिख लिया 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पावर 1 और सेकंड बाई सेकंड कट हो गया, ये ग्राम ग्राम, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, दिस बिकम्स 10 टू द पावर 5। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1 न्यूटन है वो है 10 टू द पावर 5 टाइम, ऐसे। जो दूसरा जो इक्वेशन है वो है 12 जूल को मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो सिस्टम 1 है वो मेरा SI है और सिस्टम 2 जो है वो मेरा CGS है, और जो जूल एनर्जी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L2 T-2। तो जो मास 1 है वो हो जाएगा केजी में, लेंथ 1 है वो हो जाएगा मीटर में और टाइम 1 जो है हो जाएगा सेकंड में। मास 2 जो है हो जाएगा ग्राम में, लेंथ 2 जो है हो जाएगा सेंटीमीटर में, टाइम जो है हो जाएगा सेकंड में। ये मैं सेम यहाँ पे अप्लाई करूंगा N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 की पावर A की वैल्यू अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, A की वैल्यू है 1, L1 बाई L2 की पावर 2, T1 बाई T2 की पावर -2, ये। तो यहां पे N1 जो है वो है 12, मास 1 विच इज केजी अपॉन ग्राम की पावर 1, लेंथ 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकेंड बाई सेकेंड की पावर -2। तो ये तो सेकेंड अपॉन सेकेंड कट हो जाएगा। अब जो है यहां पे मैं लिख रहा हूं केजी को मैं लिख रहा हूं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को मैं लिख रहा हूं 100 सेंटीमीटर
अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ये ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वो हो जाएगी 12 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁷। ये तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 12 जूलियस, 12 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। इन्हें ऑल मैं यहाँ पे कन्वर्जन जैसे निकाला तो मैं बोल सकता हूँ 1 न्यूटन इज 10⁻⁵ डाइन and 1 joule is equals to 10⁷ अर्ग. This is how we convert using the dimension analysis of a physical quantity from one system to other. अब जैसे इस एप्लीकेशन को कैसे समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. If the value of universal constant of gravitation is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, find its value in CGS system. ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं भी है आपको तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए वो एक क्वेश्चन में हिंट गिवन है. कैसे? ये सपोज मैं गेस करता हूँ मुझे फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब न्यूटन का मुझे पता है, इट इज फोर्स, ये हो जाएगा m1 L1 T-2. मीटर स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर L2 एंड केजी स्क्वायर इज मास का स्क्वायर, ये m2. ये हो जाएगा m-1 L3 T-2. तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तो यूनिट के बेसिस पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो वो क्वेश्चन ही इनडायरेक्टली हमें डायमेंशन फॉर्मूला बता भी देता है. तो अब यहां पे मेरे पास जो नंबर 1 है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. जो यूनिट 1 है वो SI यूनिट है. अब देख सकते हैं इट इज SI यूनिट, न्यूटन, इट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर, लेंथ, केजी, मास. जो नंबर 2 है मुझे फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. किस में फाइंड करनी है? CGS में फाइंड करनी है. ओके, तो मैं यहां पे सबसे पहले देखिए कैसे करूंगा. यहां पे कि मुझे पावर पता है, जो मास फर्स्ट यूनिट में है, पहला यूनिट कौन सा है यहाँ पे? SI है, तो वो kg है, 1 kg और kg. जो लेंथ फर्स्ट यूनिट में है वो मीटर में है, मीटर और 1 मीटर. मीटर भी लिख सकते हैं, 1 मीटर भी लिख सकते हैं. टाइम जो है वो दोनों सेकंड में ही होता है, तो जनरली टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि T1 जो है वो सेकंड है. जो सेकंड यूनिट है M2 वो है यहां पे ग्राम में. सेकंड यूनिट लेंथ है वो है सेंटीमीटर में, और टाइम जो है वो सेकंड में है कि नहीं. तो यहां पे मैंने लिख लिया M1 L1 T1 M2 L2 T2. अब मैं यहां पे लगाऊंगा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 और N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N1 U1 बाई यहां पे U2. ये अब जैसे यहां पे U1 और U2 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा N1 M1 बाई M2 की पावर जो है वो यहां पे देखिए डायमेंशन फॉर्मूला से हम पावर लिख लेंगे, ये -1 है. L1 बाई L2 की पावर 3 है, और T1 बाई T2 की पावर जो है वो है -2. सिंपली M1 बाई M2 की पावर -1, L1 बाई L2 की पावर 3, T1 बाई T2 की पावर -2. ये पावर जो है आप वो डिपेंड करता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इजीली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो अब मैं यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. N1 इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11. M1 जो है वो kg है, M1 इज kg, और ये जो है ग्राम की पावर -1. L1 इज मीटर एंड L2 इज सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मीटर बाई सेंटीमीटर की पावर 3, और T1 T2 सेकेंड है तो उसमें पावर -2 हो जाएगा. ऐसे अब क्या करना है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है. kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कट हो जाएगा. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो कट हो जाएगा. तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11. kg को मैंने लिख लिया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर -1. मीटर को मैंने लिख लिया 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर की पावर 3, और सेकंड बाय सेकंड वो तो कट हो जाएगा. सेंटीमीटर ये कट हो गया, ग्राम ये कट हो गया. 10⁻³ की पावर -1, और ये 10⁻² और उसकी पावर 3, तो ये 10⁻6 हो गया. तो N2 जो है वो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ये जो है वो 10⁻³ और ये जो है वो 10⁻6, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे 8.
दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे m1 m2 l1 l2 t1 t2 लिखना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पावर्स है वो हमने फॉर्मूला निकाल जो डिराइव किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। इट विल गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू इन एनी अदर यूनिट। जैसे यहाँ पे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज अ यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। हमें जो है यहाँ पे 100 जूल की जो वैल्यू है हमें एक नए आर्बिट्ररी सिस्टम में फाइंड करनी है, ठीक है, जिसमें जो है ना लेंथ जो है उसका यूनिट है 20 सेंटीमीटर, मास जो है वो 250 ग्राम है, और जो टाइम है वो है हाफ मिनट है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी अटपटी यूनिट्स गिवन है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, हम जो अपने प्री डिफाइंड इक्वेशन है उसी को यूज करेंगे। जैसे मेरे पास यूनिट 1 है वो है मेरा एसआई सिस्टम। ओके, मेरे पास जो यूनिट 1 है, सिस्टम 1 है, वो है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में जो मास है m1 विच इज kg, सेकेंड जो मेरे पास लेंथ 1 है वो है मीटर में, और जो है टाइम 1 है वो है सेकेंड में, ठीक है। ये जो मेरा फर्स्ट सिस्टम है, और यहाँ पे मेरे पास n1 की वैल्यू मुझे गिवन है वो है 100। मेरे पास जो दूसरा सिस्टम है उसमें मास जो है ना, मास वो गिवन है 250 ग्राम। जो लेंथ है ना, लेंथ वो मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर, और जो टाइम है ना, टाइम वो हाफ मिनट जो कि 30 सेकेंड्स गिवन है। तो मुझे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे जो है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं अपनी जो प्रीडिफाइंड सिस्टम है वही प्रीडिफाइंड इक्वेशंस है वही लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो कन्वर्ट करना है हमें फिजिकल क्वांटिटी वो है एनर्जी। आप देख सकते हैं कि जूल इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 l2 t-2, ये। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, और मुझे मिलेगा n2 इक्वल्स टू n1 u1 बाई u2। तो यहाँ पे n2 जो हो जाएगा इट विल बी n1 इंटू u1 बाई u2 विच इज m1 बाई m2 की पावर a, यहाँ पे 1 है मास की पावर, L1 बाई L2 की पावर है 2, और T1 बाई T2 की पावर है -2, ये। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। मास ऑफ 1 इट इज kg, मास ऑफ 2 इट इज 250 ग्राम की पावर 1, L1 बाई L2 लेंथ L1 मीटर, सेकेंड इट इज 20 सेंटीमीटर, उसकी पावर 2 है। T1 इट इज सेकेंड, T2 इट इज 30 सेकेंड, उसकी पावर है -2, ये। अब में आप देख सकते हैं केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर और सेकेंड सेकेंड है, तो ये यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये केजी है, ये ग्राम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, केजी को मैं 1000 ग्राम लिख रहा हूं। दिस इज 1000 ग्राम अपॉन 250 ग्राम, दिस इज 4। यहाँ पे मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस इज 5। और यहाँ पे 30 की पावर, यहाँ पे 1/30 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 30 की पावर 2। ओके, तो यहाँ पे n1 जो है मेरे पास वो है 100, दिस इज 10 टू द पावर 2। ओके, और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज 25, एंड दिस इज 30 का स्क्वायर विच इज 900। ओके, दिस 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर 2, एंड दिस इज 900 विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इन न्यू सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे भले कोई सा भी आर्बिट्ररी सिस्टम क्यों ना दे दे जिसमें लेंथ, मास, टाइम कुछ भी हो, हम सिंपल क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी हैव अ आंसर इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने देखा कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम इससे जो है क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है उसकी जो है यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये इक्वेशन वैलिड हो सकती है कि नहीं। ओके, लेकिन साथ में जो डायमेंशन एनालिसिस है उसके लिमिटेशंस भी है। जैसे if a physical quantity depends on more than 3 quantities, then the relation cannot be derived using dimension analysis. Okay, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा के ऊपर डिपेंड करेगी तो वहां पे हमारे पास अननोन भी बढ़ जाएंगे, और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो मास, लेंथ और टाइम है कि नहीं।
और हमारे पास इक्वेशन 3 बनेगी और वेरिएबल हो जाएंगे 3 से ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है हम डायमेंशन एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक क्वांटिटी है वो 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहाँ पे हमारी जो ये मेथड है वो फेल हो जाएगी। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रिलेशन एंड दिस मेथड इज नॉट वैलिड इफ द कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस। हमने जैसे फाइंड किया था कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है हम लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। ये डायमेंशन एनालिसिस तभी वैलिड है जब वो कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, ओके, तभी वैलिड है। और इससे जो है हम ये पता नहीं कर सकते कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो डायमेंशन एनालिसिस हम पता नहीं कर सकते, वो हमें एक्सपेरिमेंटली या कुछ लॉस से ही हम पता कर सकते, तो वो डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चल सकता। साथ में ये मेथड तभी भी एप्लीकेबल नहीं है जब वो कांस्टेंट वो डायमेंशनलेस ना हो। अगर वो कांस्टेंट के कुछ डायमेंशंस भी है, एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे ये मेथड फेल हो जाएगी, ओके, तो वहां पे ये मेथड फेल हो जाएगी। थर्ड लिमिटेशन, फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर कोई इक्वेशन में लॉगरिथम है, लॉग फंक्शन का यूज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो वहां पे डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है, वहां पे हम डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, दिस मेथड डज नॉट इन्फॉर्म वेदर द डिराइव्ड क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। ठीक है, एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे जो हम रिलेशन डिराइव करते हैं उसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डिराइव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कोई भी हम क्वांटिटी डिराइव कर रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशन एनालिसिस के, ओके। तो आज का जो वीडियो है उसमें इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उससे जो है मुझे बहुत अच्छा लगे, मुझे बहुत ही मोटिवेट मुझे फील होगा, ताकि जो है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं और आपकी पढ़ाई हो एकदम एफिशिएंटली, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैस्प कर सके। दिस इज माय मेन मोटिव। इसलिए प्लीज 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 आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे जो है स्कूल स्टूडेंट्स जो है दूसरे सबके साथ शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।